दोस्तों नमस्ते। द्विवेदी युगीन काव्य के अंतर्गत हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग जी के प्रिय प्रवास को देखा, मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ा। अब मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य साकेत की ओर जाएंगे। साकेत का शाब्दिक अर्थ क्या है? अयोध्या। अयोध्या की कहानी इस महाकाव्य के द्वारा मैथिली शरण गुप्त हमारे सामने रखते हैं, लेकिन ये राम की कहानी नहीं है। यही बात आपको ध्यान देना है। साकेत महाकाव्य में मुख्य पात्र लक्ष्मण और उर्मिला है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैथिली शरण गुप्त ने रविंद्रनाथ टैगोर का एक लेख पढ़ा था, जिसमें कवि द्वारा उपेक्षित पात्रों के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उसी से प्रेरणा पाकर मैथिली शरण गुप्त ने जब साकेत की रचना की, तो उसमें कवि द्वारा उपेक्षित उर्मिला, कैकेयी आदि पात्रों को ऊंचा स्थान देकर उनका महत्व बैठाया उन्होंने। तो देखेंगे साकेत महाकाव्य के बारे में कुछ बातें। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है साकेत, जिसका प्रथम प्रकाशन 1931 में हुआ। इसकी रचना के लिए उन्हें 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। तो 1931 में इसका प्रकाशन हुआ, 1932 में इसके लिए एक पुरस्कार मिला जिसका नाम था मंगला प्रसाद पारितोषिक। 12 सर्गों में रचित इस काव्य में कवि का उद्देश्य समष्टिगत कल्याण करना है। समष्टिगत कल्याण माने क्या है? समाज का कल्याण, सिर्फ व्यक्ति का कल्याण नहीं, व्यक्ति का वेलफेयर नहीं। जब समाज का वेलफेयर हो, समाज का मंगल हो, तभी तो वो समाज स्वस्थ होगा, तभी तो व्यक्ति का भी कल्याण हो सकता है। तो इसमें पौराणिक कथानक के माध्यम से उस समय के तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और समष्टिगत कल्याण कवि का उद्देश्य था। काव्य में सभी पात्रों में त्याग और निस्वार्थ प्रेम की भावना का समावेश है। उर्मिला के विरह में त्याग भरा हुआ है। देखो, रामायण की कहानी में हम जानते हैं कि जो भी पात्र उसमें है सभी त्याग के परिचायक है। राम अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए ये जो राजमहल छोड़कर वनवास के लिए तैयार हो जाती है। पति के साथ साथ सीता भी उसका अनुगमन करती है, सारे सुख भोग छोड़। वो भी एक प्रकार का त्याग है। लेकिन लक्ष्मण का त्याग देखिए, वो शादीशुदा है, अपने पत्नी को छोड़कर भाई की सेवा के लिए निकल पड़ता है, उससे भी बड़ा त्याग है। एक भाई के प्रति एक भाई का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, इसके लिए उदाहरण। लेकिन तब उर्मिला का त्याग देखिए, इसके बारे में शायद वाल्मीकि ने भी नहीं सोचा, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के उस त्याग को, उर्मिला भी जा सकती थी अपने पति के साथ, लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैं जाऊं तो क्या होगा, मेरे पति तो भाई की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो मैं उसके सेवा में विघ्न बनना नहीं चाहती, तो इसलिए ही उर्मिला अयोध्या में रही। उर्मिला अयोध्या के महल में रहकर भी सुख भोग नहीं भोगा था, कोई भी सुख नहीं भोगा था, क्योंकि उसके मन में विरह थी, लेकिन उस विरह में भी त्याग की भावना थी। तो यही कवि बताना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं काव्य के सभी पात्रों में त्याग और निस्वार्थ प्रेम की भावना का समावेश है। उर्मिला के विरह में त्याग भरा हुआ है। कवि इस धरती पर राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। सबके मन की आशा है राम राज्य की स्थापना। कब से लेकर हम सपना देख रहे हैं राम राज्य की स्थापना, लेकिन कभी हो नहीं पाया। तो मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता के द्वारा, इस काव्य के द्वारा, इस महाकाव्य के द्वारा राम राज्य की स्थापना का कामना करते हैं। काव्य का प्रमुख रस श्रृंगार है और गौण रूप में अन्य रसों का भी समावेश हुआ है। क्योंकि मुख्य रस श्रृंगार है इसलिए कहा जाता है क्योंकि उर्मिला विरह में तड़पती है, उसका वर्णन बहुत हुआ है।
तो इसलिए वो विप्रलंब श्रृंगार के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन बाकी सभी रस अंगी रस के रूप में उसमें आ जाते हैं। गुप्त जी ने साकेत में रामायण के परित्यक्त, विस्मृत और उपेक्षित प्रसंगों व पात्रों को ही प्रकाश मिलाने का प्रयास किया है। उर्मिला, कैकेयी, मंथरा जैसे उपेक्षित पात्र जो है और उपेक्षित प्रसंग जो है, इन सब पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। तो सबसे समरी के रूप में हम बता सकते हैं साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1931 में। इसे एक पुरस्कार मिला था 1932 में। उसका नाम था मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। गुप्त जी का ये जो महाकाव्य कितने सर्गों में बांटा है? 12 सर्गों में बांटा गया है। इसमें गुप्त काव्य के सभी पात्रों में त्याग और प्रेम की भावना है और उर्मिला के विरह में भी त्याग की भावना ही हम देख सकते हैं। इसका मुख्य रस श्रृंगार है, लेकिन अन्य रस गौण रूप में इसमें आ गए हैं। कवि साकेत की रचना के द्वारा समष्टिगत कल्याण चाहते हैं और वे यहाँ राम राज्य की स्थापना चाहते हैं। आगे देखिए, इस महाकाव्य की कथा वो लक्ष्मण और उर्मिला के संयोग सुख से शुरू होकर वनवास के बाद समाप्त हो जाती है। शुरुआत में लक्ष्मण और उर्मिला के अच्छे दिन दिखाते हैं। उसके बाद फिर कैकेयी का दशरथ से वो जो 2 वचन के रूप में भरत के लिए राज्य मांगना और राम को वनवास के लिए भेजना, ये सारी बातें हो जाती है। फिर उर्मिला और लक्ष्मण का विरह और फिर वनवास, और वनवास के बाद जैसे ही ये वापस आ जाते हैं साकेत में, तब एक कहानी या एक महाकाव्य की कहानी खत्म हो जाती है। भाई की निस्वार्थ सेवा के लिए इतने सुंदर व सरस गृहस्थ जीवन का त्याग की मात्रा, और वहां कुछ और है, गृहस्थ जीवन का त्याग हम ऐसा लिखेंगे, लक्ष्मण के चरित्र को महान बनाता है, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में था। वो लक्ष्मण और उर्मिला, उनकी शादी होके ज्यादा दिन नहीं हुए थे। तो ऐसे सुगपों को छोड़कर लक्ष्मण अपने भाई के लिए निकल पड़ता है, भाई की सेवा के लिए। तो वो वहां त्याग की भावना है। भाई की निस्वार्थ सेवा के लिए, तो फिर से आ गया ना, तो उससे हम ऐसे ही काटेंगे, ठीक है। भाई की निस्वार्थ सेवा के लिए इतने सुंदर व सरस स्वस्थ गृहस्थ जीवन का त्याग राज त्याग से कुछ कम नहीं। श्री राम जी ने राजमहल त्याग किया, राजगद्दी त्याग की थी, उससे भी कम नहीं है लक्ष्मण का त्याग, क्योंकि वो अपनी पत्नी को छोड़कर, नई नवेली दुल्हन उर्मिला को छोड़कर वनवास पर गए थे। तो उसका त्याग भी राम के त्याग से कुछ कम नहीं है, कवि यही बताना चाहते हैं। तो देखिए, इस महाकाव्य की कथा लक्ष्मण और उर्मिला के संयोग सुख से शुरू होकर वनवास के बाद समाप्त होती है। भाई की निस्वार्थ सेवा के लिए इतने सुंदर व सरस गृहस्थ जीवन का त्याग राज त्याग से कुछ कम नहीं है। आगे क्या है? गुप्त जी ने साकेत में कैकेयी के चरित्र को रामचरितमानस की कैकेयी की अपेक्षा अधिक ऊंचा उठाया है। देखिए, रामचरितमानस में कैकेयी को खलनायिका का रूप में हमारे सामने लाती है, लेकिन गुप्त जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कैकेयी को एक निमित्त मानते हैं, एक कारण मानते हैं। नहीं तो राम का राज्याभिषेक होने पर राम अयोध्या में ही रहेगा। राम का अवतार इसलिए नहीं हुआ था, रावण का या राक्षसों का नाश के लिए उनका अवतार हुआ था। तो उन्हें तो जाना ही था राजमहल छोड़कर, तो उसके लिए कारण बन गई थी कौन? कैकेयी। लेकिन उसे खलनायिका के रूप में चित्रित किया सभी कवियों ने। वहीं पर
गुप्त जी ने साकेत में कैकेयी के चरित्र को रामचरितमानस की कैकेयी की अपेक्षा अधिक ऊंचा उठा दिया है। साकेत में कैकेयी का पश्चाताप भारत के पश्चाताप से बढ़ जाता है। देखिए उसमें एक ऐसी पंक्ति है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। कैकेयी अभागी रानी है। उससे उसके बाद जैसे ही राम बन गए, राज्य के सभी लोगों ने उसे भला बुरा कहा था। तो वो खुद बताती है, युग युग तक चलती रहे ये कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। तो लक्ष्मण, उर्मिला और कैकेयी जैसे उपेक्षित पात्रों को साकेत में गुप्त जी ऊपर उठाते हैं। गुप्त जी के और तुलसी के राम में भी बड़ा अंतर है। देखिए वो भी देखिए, तुलसी के राम मनुष्य के रूप में ब्रह्म है, गुप्त जी के राम ब्रह्म होते हुए भी मनुष्य। इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि तुलसी ने राम को मनुष्य के रूप में, मनुष्य के अवतार, भगवान का अवतार है, ब्रह्म है, लेकिन वो मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ है, तो इसलिए वो सामान्य मानव नहीं है, उसमें असामान्यता है। लेकिन साकेत में गुप्त जी ने ठीक उल्टा दिया है, वो ईश्वर है लेकिन उसके सारे कारनामे मनुष्य के रूप में है। उधर तुलसी के राम जो है, बीच बीच में उसको सब कुछ पता होता है, क्योंकि वो ईश्वर है, उसे पता होता है अभी रावण सीता को लेकर जाएगा, उसे पहले से पता होता है। ऐसा ही उसमें चित्रण है, सब कुछ उसे पता होता है। लेकिन साकेत में ऐसा नहीं है। साकेत का राम तो ईश्वर है, लेकिन उसमें कभी भी ईश्वरत्व तो नहीं दिखाया गुप्त जी ने उसे मनुष्य के रूप में शुरू से लेकर अंत तक उसका चित्रण किया है। वे इस संसार में देवताओं के हित के लिए अवतरित नहीं हुए। रामायण में और तुलसी रामायण में ऐसा है, क्योंकि देवताओं के हित के लिए, क्योंकि राक्षस बड़ा हल्ला मचा रखा था, तो इसलिए उनका नाश के लिए देवताओं ने कहा तभी तो आ गया था। लेकिन तुलसी गुप्त जी का राम ऐसा नहीं है, मानवता के प्रसार के लिए संसार में अवतरित हुए हैं। क्योंकि संसार में एक मनुष्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्श मनुष्य कैसा होना चाहिए, ये दूसरों को दिखाना था, इसी के लिए अवतरित हुआ है। ऐसी पंक्ति है उसमें, देखिए, मैं आया उनके हेतु जो तापित है माने जो दुखी है, जो विवश, विकल, बलहीन, दीन, शापित है। ऐसे मनुष्यों के लिए मेरा अवतार हुआ है, मेरा भूमि में जन्म हुआ है, ऐसे राम कहते हैं। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं यहाँ स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आया, फिर मैं किस लिए आया? इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। राम तो स्वर्ग से इधर आ गए थे, लेकिन गुप्त जी का राम जो है, इसे स्वर्ग बनाने के लिए आए थे। तो यही तो है, स्वर्ग से संदेश लेकर राम, तुलसी राम इधर आते हैं, तुलसी का राम, क्योंकि स्वर्ग से उन्हें संदेश मिला था देवताओं के को तंग करने वाले राक्षसों का नाश किया जाए। लेकिन गुप्त जी का नाम इसलिए नहीं आया। गुप्त जी का राम जो है वो मनुष्य को, आदर्श मनुष्य का रूप दिखाने के लिए, ऐसे आदर्श मनुष्य बनकर ये भूमि ही स्वर्ग बन जाए, उसी के लिए आया। प्रबंध सौष्ठव की दृष्टि से साकेत बहुत अच्छा है, किंतु उसका नवम सर्ग विरह वर्णन के बाहुल्य के कारण भाव प्रधान हो गया है। तो इतना ही साकेत के बारे में। 1931 में प्रकाशन, 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक, 12 सर्गों में बंटा है। इसमें उपेक्षित पात्रों को उच्च स्थान दिया गया है, जैसे कि लक्ष्मण, उर्मिला, कैकेयी, और अपने सुख पूर्ण दाम्पत्य जीवन छोड़कर लक्ष्मण का जाना राज त्याग से कम नहीं है। काव्य के जितने भी पात्र हैं, सभी पात्रों में त्याग और प्रेम की भावना भरा हुआ है। उर्मिला के विरह में भी त्याग की भावना है, और कैकेयी को खलनायिका के रूप में नहीं, कैकेयी के चरित्र को भी गुप्त जी ने ऊपर उठाया है। और गुप्त जी का राम और तुलसी के राम में अंतर है। तुलसी के राम
मनुष्य होते हुए भी ब्रह्म है, लेकिन गुप्त जी का नाम ब्रह्म होते हुए भी मनुष्य है। गुप्त जी का नाम इधर मानवता का प्रसार के लिए आ गए हैं, देवताओं के लिए अवतरित हुए नहीं। वो इस भूमि को स्वर्ग बनाने के लिए आया था। तभी तो कहते हैं मैथिली शरण गुप्त राम राज्य चाहते हैं, क्योंकि इस भूमि में आदर्श मनुष्य का रूप दिखाकर इस भूमि में स्वर्ग बनाने के लिए वे आए थे। यही साकेत का राम है। प्रबंध सौष्ठव की दृष्टि से साकेत बहुत ही एक अच्छा काव्य है। इतना ही साकेत के बारे में आप जानिए। आगे हम देखेंगे राम नरेश त्रिपाठी। हम दो कवियों के बारे में और देखेंगे, उसके बाद हम सीधे छायावादी काव्य पर जाएंगे। देखिए राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। घर के धार्मिक वातावरण और पिताजी के परमेश्वर भक्ति का प्रभाव उन पर बचपन से पड़ा था। मैथिली शरण गुप्त के बारे में हमने देखा, वे वैष्णव भक्त थे। यहाँ राम नरेश त्रिपाठी के बारे में बताते हैं कि उनके पिता परमेश्वर भक्त थे, तो इसका प्रभाव उन पर पहले से ही पड़ा था। बाद में 9वीं कक्षा के बाद इनकी पढ़ाई छूट गई थी। बाद में स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, गुजराती का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य साधना को अपना जीवन लक्ष्य बनाया। देखिए कितने मेधावी व्यक्ति थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी हमने ही देखा था ना, बीच में उनकी भी पढ़ाई छूट गई थी गरीबी के कारण। फिर उनके बाद उन्होंने एक नौकरी मिली थी। नौकरी मिलने के बाद उन्होंने अध्ययन कार्य जारी रखा। इधर देखिए उन्होंने स्वाध्याय से कितनी भाषाएं सीखी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, इतनी सारी गुजराती का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य साधना को अपना जीवन लक्ष्य बनाया। सन 1962 में 1962 में इनका स्वर्गवास हुआ था। तो 1889 में उनका जन्म हुआ, 1962 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, चूंकि राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के कवि थे, पर उन्होंने द्विवेदी मंडल के प्रभाव से पृथक रहकर अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के क्षेत्र में कई कार्य किए थे। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से आपको जान लेनी चाहिए। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी कवियों के निर्माता तो जरूर थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा, उनका प्रभाव उस युग में बहुत था। तो इसीलिए अगर उनके मंडल में न आए तो शायद कवियों को अपना कवित्व को निखारना असंभव हो गया। समझ में आ रहे है ना मेरी बात? क्योंकि ऐसा होता है, जब एक गॉडफादर होते हैं, अगर उस गॉडफादर का अनुसरण हम नहीं करेंगे तो शायद हमें नाम नहीं मिलेगा। तो ये बात था उस समय। तो निराला ने भी कभी कभी यही कहा था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अपने नियम थे, उनके नियम के अनुसार चलने वाले लोगों को ही वे अपनी सरस्वती में स्थान भी देते थे। लेकिन राम नरेश त्रिपाठी में प्रतिभा बहुत थी, द्विवेदी जी भी उनको मानते थे, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वे द्विवेदी मंडल के प्रभाव से हमेशा अलग रहे। वे अपना मार्ग खुद ढूंढा था। तो इसे ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। द्विवेदी मंडल के प्रभाव से पृथक रहकर अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के क्षेत्र में कई कार्य किए। त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावादी कवि थे। स्वच्छंदतावाद वहां बाद में आया था, क्योंकि वो जो रोमांटिसिज्म का जो उस समय पाश्चात्य देशों में थे, पहले द्विवेदी जी इसका अनुसरण नहीं, उसको मानते नहीं थे, लेकिन फिर बाद में उन्हें भी स्वच्छंदतावाद पसंद आया था। लेकिन यहाँ जो राम नरेश त्रिपाठी जी है वो स्वच्छंदतावादी थे। काव्य फिर क्या है, लोक गीतों का प्रथम संकलन करता भी थे। जितने भी फोक गीत है उन सबका संकलन इन्होंने ही सबसे पहली बार किया था, क्योंकि ये जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत है लोकगीत। वे आदर्शवादी भी थे। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार था। उनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं मिलन, पथिक, स्वप्न तथा मानसी। आगे देखिए, हिंदी के प्रथम एवं सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय खंडकाव्य पथिक की रचना उन्होंने 1920 में 21 दिनों में की थी।
देखिए ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के साकेत भी कब निकला था? 1931 में। देखिए 1920 में सबसे पहला राष्ट्रीय खंड काव्य निकाला था किसने? राम नरेश त्रिपाठी ने पथिक की रचना की। वो भी कितने दिनों में? खंड काव्य है, महाकाव्य की तरह लंबा तो नहीं है, लेकिन फिर भी खंड काव्य भी एक साधारण सी कविता नहीं है, वो भी बहुत लंबा काव्य है। 21 दिनों में उन्होंने उसे पूरा किया था। इसके अतिरिक्त उनके प्रसिद्ध खंड काव्यों में मिलन और स्वप्न भी शामिल है। वे पक्के गांधीवादी, देशभक्त और राष्ट्र स्नेही थे। स्वतंत्रता संग्राम और किसान आंदोलनों में भाग लेकर वे जेल भी गए थे। और भी है, राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी भावधारा के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। कह सकते हैं पहले स्वच्छंदतावादी कवि है, लेकिन कुछ लोग श्रीधर पाठक को, क्योंकि श्रीधर पाठक उससे पहले स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखा करते थे। इनसे पूर्व श्रीधर पाठक ने हिंदी कविता में स्वच्छंदतावाद यानी कि रोमांटिसिज्म को जन्म दिया था। राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी रचनाओं द्वारा उक्त परंपरा को विकसित किया और संपन्न कराया। पहला स्वच्छंदतावादी कवि हम मानते हैं श्रीधर पाठक को, क्योंकि प्रकृति चित्रण के संबंधी उनकी जितनी भी कविताएं हैं वो सब स्वच्छंदतावादी कविताएं हैं। तो उन्होंने जन्म तो दिया था, लेकिन उसे विकसित किया था राम नरेश त्रिपाठी ने। देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता की अनुभूतियां इनकी रचनाओं का मुख्य विषय है। पथिक हो, मिलन हो, स्वप्न हो, इन तीनों में हम देखते हैं देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना है। हिंदी कविता के मंच पर ये राष्ट्रीय भावनाओं के गायक के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए। तो यही बात मैं आपसे फिर से दोहराना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला राष्ट्रीय खंड काव्य लिखा पथिक। उनके सभी रचनाओं में राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना है। फिर भी राष्ट्रकवि का पद किसे दिया था? मैथिली शरण गुप्त ने। चलो ये हमेशा ऐसा होता है, ये हमारे ये जो पढ़ने का विषय नहीं है, लेकिन ऐसा आप सोच लीजिए इन्होंने कब लिखा था ये सारी रचनाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लोगों को वो नाम नहीं मिलता, लेकिन काम तो उनका बहुत होगा भी। प्रकृति चित्रण में भी इन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। आगे देखें, राम नरेश त्रिपाठी ने खंड काव्यों की रचना के लिए किन्हीं पौराणिक अथवा ऐतिहासिक कथा सूत्रों का आश्रय नहीं लिया है। ये भी उनकी एक विशेषता है। जब अयोध्या सिंह उपाध्याय, करियौध और मैथिली शरण गुप्त पौराणिक कथानकों, क्योंकि बना बनाया है, पौराणिक काव्य बना बनाया काव्य है, उसे लेकर उसे उनमें आधुनिकता का समावेश करना ही काफी था। लेकिन राम नरेश त्रिपाठी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना पद खुद ढूंढा, उसी तरह अपनी कहानी उन्होंने खुद लिखा, काव्य की कहानी उन्होंने खुद लिखा। तो उन्होंने पौराणिक अथवा ऐतिहासिक कथा सूत्रों का आश्रय नहीं लिया, वरन अपनी कल्पना शक्ति से मौलिक और मार्मिक कथाओं की सृष्टि की है। देखिए कितनी प्रतिभा है तब उसमें, क्योंकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, व्यास द्वारा रचित महाभारत ऐसे पुराण आख्यान हमारे सामने है। उनके किसी न किसी कथा पात्रों को लेकर उनमें कल्पना का मिश्रण करके कविता की रचना करना, एक प्रकार हम कह सकते हैं उसमें भी क्षमता होनी चाहिए। लेकिन राम नरेश त्रिपाठी ने मौलिक कहानियों की सृष्टि की है, मौलिक कथाओं की, मार्मिक कथाओं की सृष्टि की है। एक क्षमता कुछ ऊपर है, बड़ी क्षमता है। कवि द्वारा निर्मित होने के कारण इन काव्यों के चरित्र बड़े आकर्षक है, क्योंकि हमें एक नए चरित्र देखने को मिलते हैं। पथिक और मिलन में ऐसा ही है, एक नए चरित्र हमें देखने को मिलते हैं। मिलन में वैयक्तिक प्रेम दिखाकर उसी के द्वारा राष्ट्र प्रेम दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा एक खंड काव्य है मिलन। उसी तरह है पथिक भी, इन सब में एक कहानी मौजूद है। जीवन के सांचे में ठले हुए जान पड़ते हैं। हमें वो काव्य पढ़ने पर ऐसा लगता है हमारे आसपास के कहीं ये घटित हुई है ये कहानी। इन तीनों ही खंड काव्यों की एक सामान्य विशेषता यह है कि इनमें देशभक्ति की भावनाओं का समावेश बहुत ही सरसता के साथ किया गया। यानी हमें ऐसा नहीं लगेगा
कि देश प्रेम के लिए या देश प्रेम की भावना जगाने के लिए लिखा गया खंडकाव्य। ये खुद ब खुद आ जाते हैं, जैसे कि अनजाने ही हमारे मन में देश प्रेम की भावना आ जाती है, यही इसका महत्व है। तो रामनरेश त्रिपाठी ने खंड काव्यों की रचना के लिए पौराणिक और ऐतिहासिक आख्यानों का सहारा नहीं लिया, एक बहुत बड़ा पॉइंट है। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से मौलिक तथा मार्मिक कथाओं की सृष्टि की है। कवि द्वारा निर्मित होने के कारण इन काव्यों के चरित्र बड़े आकर्षक है और जीवन के साँचे में ढले हुए जान पड़ते हैं। इन तीनों खंड काव्यों की एक सामान्य विशेषता यह है कि इनमें देशभक्ति की भावनाओं का समावेश बहुत ही सरसता के साथ किया गया है। उदाहरण के लिए स्वप्न नामक खंड काव्य को लिया जा सकता है। इसका नायक वसंत नामक नवयुवक एक और तो अपनी प्रिया के प्रगाढ़ प्रेम में लीन रहना चाहता है, मनोरम प्रकृति की क्रोड़ में उसके साहचर्य सुख की अभिलाषा करता है, और दूसरी ओर समाज का दुख दर्द दूर करने के लिए राष्ट्रोद्धार की भावना से आंदोलित रहता है। तो यही है, एक और वो अपनी प्रेमिका के साथ रहना चाहता है, दूसरी ओर राष्ट्रोद्धार की भावना भी, राष्ट्र प्रेम की भावना है, देश गुलाम है, देश की सेवा करना वो भाव भी उसमें है। साकेत में भी यही है। लक्ष्मण देखिए, लक्ष्मण अपने पत्नी के साथ रहना तो चाहता है, लेकिन उसके सामने भाई की सेवा मुख्य था। तो यहाँ देखिए ये नए पात्र है। वसंत अपनी पनायिका के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ रहना तो चाहता है, लेकिन उससे दूसरी ओर समाज का दुख दर्द दूर करने के लिए राष्ट्रोद्धार की भावना से आंदोलित होता रहता है। उसके मन में इस प्रकार का अंतर्द्वंद्व बहुत समय तक चलता है। अंततः वो अपनी प्रिया के द्वारा प्रेरित किए जाने पर राष्ट्र प्रेम को प्राथमिकता देता है। तो देखिए वहां दोनों प्रिया और प्रियतम वे दोनों राष्ट्र प्रेमी बन गए। तो कभी ऐसा होता है प्रेमिका तो मजबूरी, प्रेमिका तो उनको ऐसे बता सकते थे तुम मेरे पास रहो, लेकिन प्रेमिका भी राष्ट्र प्रेमी है। वो बताते हैं तुम्हारा प्रथम कर्तव्य देश के प्रति है, वैयक्तिक प्रेम बाद में। तो इसलिए वही देश प्रेम के पथ पर अपने प्रेमी को जाने की अनुमति देती है और शत्रुओं द्वारा पदाक्रांत स्वदेश की रक्षा और उद्धार करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार की भावनाओं से परिपूर्ण होने के कारण रामनरेश त्रिपाठी के काव्य बहुत दिनों तक राष्ट्र प्रेमी नव युवकों के कंठहार बने। बहुत ही उनके सहृदय पाठक थे रामनरेश त्रिपाठी के काव्य के, बहुत ही लोकप्रिय कवि थे रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी अपनी काव्य कृतियों में प्रकृति के सफल चितारे रहे। चितेरे माने चित्रकार। इन्होंने प्रकृति चित्रण व्यापक, विशद और स्वतंत्र रूप में किया है। इनके सहज मनोरम प्रकृति चित्रों में कहीं कहीं छायावाद की झलक भी मिलती है। देखिए उस समय 1920 के बाद लिखे गए काव्य है। 1918 में छायावाद शुरू हुई थी, लेकिन कहते हैं उनके पहले की कहानी कविताओं में छायावाद की झलक भी मिलती है। उदाहरण के लिए पथिक की दो पंक्तियां दृष्टव्य है। प्रदीक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख धिरक रही है नभ में वारिद माला। लगभग छायावादी काव्य की तरह है। छायावादी काव्य की कक्षा में मैं इसके बारे में विशद रूप में बताती हूँ, छायावाद में किस तरह प्रकृति का चित्रण हो रहा है। प्रकृति चित्र हो या अन्य प्रकार के चित्रण, सर्वत्र रामनरेश त्रिपाठी ने भाषा का बहुत ख्याल रखा है। अब रामनरेश त्रिपाठी की भाषा के ओर जाएंगे। इनके काव्यों की भाषा शुद्ध सहज खड़ी बोली है, जो इस रूप में हिंदी काव्य में प्रथम बार प्रयुक्त दिखाई देती है। इनमें व्याकरण तथा वाक्य रचना संबंधी त्रुटियां नहीं मिलती। इन्होंने कहीं कहीं उर्दू के प्रचलित शब्दों और उर्दू छंदों का भी व्यवहार किया है। तो खड़ी बोली का शुद्ध रूप रामनरेश त्रिपाठी की भाषा में या कविता में हम देख सकते हैं। देखिए, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोता था
तेरी किसी चमन में, चमन माने गार्डन, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। उनकी कृतियों की ओर देखेंगे। उपन्यास काव्य कृतियां हैं, मिलन, पथिक, स्वप्न। तो लेकिन काव्य कृतियों के अलावा उपन्यास और नाटक भी उन्होंने रचे हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने काव्य रचना के अतिरिक्त उपन्यास और नाटक लिखे हैं, आलोचनाएं की है और टीका भी। इनके 3 उपन्यास उल्लेखनीय है। वीरांगना 1911 में निकला है, वीरबाला 1911 में, लक्ष्मी 1924 में। और नाट्य कृतियां हैं, 3 उल्लेखनीय नाट्य कृतियां हैं। सुभद्रा 1924 में, जयंत 1934 में, प्रेम लोग 1934 में। तो यही रामनरेश त्रिपाठी की कृतियां हैं। आगे हम जाएंगे श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जन्म 11 जनवरी 1807 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्रीधर पाठक की लेखनी ब्रज भाषा में सिद्ध हो चुकी थी। वे ब्रज भाषा में भारतेंदु युगीन कवि है वे तो, लेकिन वे पहले ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे। उसके पश्चात उन्होंने खड़ी बोली में कविता करना आरंभ किया। उनके बाद वे खड़ी बोली में कविताएं लिखने लगा। वे स्वदेश प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य तथा समाज सुधार की भावनाओं के कवि, एक प्रकार से परिष्कृत कवि हम कह सकते हैं। उनके विचार कुछ आधुनिक विचार थे। वे हिंदी साहित्य के सम्मेलन के 5वें अधिवेशन 1915 के 5वें अधिवेशन लखनऊ के सभापति हुए थे। उन्हें कवि भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी पर श्रीधर पाठक का समान अधिकार था। तो ये सभी कवि देखिए, चाहे वो रामनरेश त्रिपाठी हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, अभी श्रीधर पाठक हो, इन सबको बहुत सारी भाषाएं आती है। तो वे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी पर श्रीधर पाठक का समान अधिकार था। खड़ी बोली में काव्य रचना कर श्रीधर पाठक ने गद्य और पद्य की भाषाओं में एकता स्थापित करने का ऐतिहासिक कार्य किया। लेकिन श्रीधर पाठक इन सबके पहले आने वाला कवि है। रामनरेश त्रिपाठी के, मैथिली शरण गुप्त के, सबके पहले आने वाले कवि है। लेकिन उनकी भाषा में इतना परिष्कृत भाषा नहीं थी, तो इसलिए, लेकिन फिर भी उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना करके गद्य और पद्य की भाषा को एक करने का प्रयास उन्होंने ही पहले किया है। खड़ी बोली के वे प्रथम समर्थ कवि कहे जा सकते हैं। द्विवेदी के आगमन से पहले ही खड़ी बोली में कविताएं लिखने का काम श्रीधर पाठक ने शुरू किया था, लेकिन परिष्कृत खड़ी बोली नहीं थी, तो इसलिए उनको उतना नाम नहीं मिला। लेकिन हम काल गणना के अनुसार देखेंगे तो श्रीधर पाठक की कविताएं उससे पहले हमें मिलेगी। यद्यपि इनकी खड़ी बोली में कहीं कहीं ब्रज भाषा के क्रियापद भी प्रयुक्त है, तभी तो उन्हें पूरा वो जो नाम नहीं मिला था। यह काम महत्वपूर्ण नहीं है, कम महत्वपूर्ण नहीं है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती का संपादन संभालने से पूर्व ही उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखकर अपनी स्वच्छंद वृत्ति का परिचय दिया था। तो ये तो मैंने पहले कहा था, द्विवेदी के आगमन के पहले ही श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में कविता रचना का काम किया था। लेकिन साहित्य के इतिहास में हमेशा बताते हैं कि खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने का श्रेय किसको देते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, श्रीधर पाठक। तो ये हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि जिसका बड़ा नाम है उसके द्वारा जो काम किया जाता है वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन श्रीधर पाठक ने उसके पहले किया है, लेकिन उनमें थोड़ा सा, क्योंकि वे पूरी तरह खड़ी बोली नहीं थी, उनमें थोड़ा सा ब्रज भाषा के अंश भी आ गए। देश प्रेम, समाज सुधार तथा प्रकृति चित्रण उनकी कविता के मुख्य विषय थे। देश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण। लेकिन वे प्रकृति चित्रण के कवि ही ज्यादा थे। उन्होंने बड़े मनोयोग से देश का गौरव गान किया है, किंतु देशभक्ति के साथ साथ उनमें भारतेंदुकालीन कवियों के समान राजभक्ति भी मिलती है। तो ये कुछ बातें हैं श्रीधर पाठक को
ज्यादा लोग वहां, क्योंकि वो राजभक्ति मतलब तब तक तो ये जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत के सभी जनता एकत्रित हो गई, तो वो राजभक्ति वहां खत्म हो गई थी। यहाँ कहीं राजा महाराजा थे, तो वो राजभक्ति खत्म हो गई थी। लेकिन कहीं न कहीं ये श्रीधर पाठक की कविता में राजभक्ति भी है। उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजों के शासनकाल में उनका यश गाते हुए भी कविताएं लिखी। तो ये भी एक नकारात्मक बात के रूप में हम देख सकते हैं। देखिए, एक और श्रीधर पाठक ने भारतोत्थान, भारत प्रशंसा आदि देशभक्ति पूर्ण कविताएं लिखी। तो ये देखिए, एक उनके कविता या कविता लिखने की रीति देखिए। एक और वे भारतोत्थान, भारत प्रशंसा आदि देशभक्ति पूर्ण कविताएं लिखी। लेकिन दूसरी ओर जॉर्ज वंदना, समय के अंग्रेजी है जॉर्ज की वंदना करके जैसी कविताओं में राजभक्ति का भी प्रदर्शन किया है। समाज सुधार की ओर भी इनकी दृष्टि बराबर रही है। बाल विधवा में उन्होंने विधवाओं की व्यथा का कारुणिक वर्णन किया है। तो हमने पहले देखा देश प्रेम, समाज सुधार और प्रकृति चित्रण, ये तीन ही किसके, श्रीधर पाठक की कविताओं का मुख्य स्वर है। तो समाज सुधार की दृष्टि से उनकी कविता कौन सी है? बाल विधवा, विधवाओं की व्यथा का कारुणिक वर्णन किया है। परंतु उनको सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण में प्राप्त हुई है। तत्कालीन कवियों में श्रीधर पाठक ने सबसे अधिक मात्रा में प्रकृति चित्रण किया है। परिणाम की दृष्टि से कश्मीर सुषमा उनका एक बहुत प्रसिद्ध काव्य है, कश्मीर सुषमा। उनमें प्रकृति चित्रण मतलब प्रकृति, हमें ऐसा लगेगा प्रकृति का इमेज हमारे मन में ऐसे ही रहेगा प्रकृति, कश्मीर सुषमा पढ़ने पर। परिणाम की दृष्टि से नहीं, गुण की दृष्टि से भी वे सर्वश्रेष्ठ है। श्रीधर पाठक ने रूठी का परित्याग कर प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण किया है। उन्होंने अंग्रेजी तथा संस्कृत की पुस्तकों की पद्यानुवाद भी की थी। आगे देखेंगे, उनकी कुछ मौलिक कृतियां निम्न प्रकार है: वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, दराडून, भारत गीत, गोपिका गीत, मनोविनोद, जगत सच्चाई सार। श्रीधर, इतना ही। श्रीधर पाठक का निधन 13 सितंबर 1928 में हुआ था। तो यही श्रीधर पाठक का है, श्रीधर पाठक का परिचय है। तो द्विवेदी युगीन काव्य यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी कवि है, लेकिन हमें अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही पढ़ना काफी होगा। अगली कक्षा में हम छायावाद की ओर जाएंगे, क्योंकि छायावाद बहुत ही लंबा टॉपिक है। छायावाद काव्य की प्रवृत्तियां और उसके मुख्य 4 स्तंभ है, प्रसाद पंत, निराला महादेवी और अन्य कुछ कवियों के बारे में भी हम देखेंगे। तब तक के लिए विदा।